क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जनरल ऑफ कंप्यूटर में पार्ट फर्स्ट में डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी के बारे में पढ़ा था, यानी मशीन का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ था ये हमने पढ़ा था। और अब हम जो टॉपिक लेके आए हैं उसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं। अब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ से मतलब है कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट यानी कंप्यूटर किस प्रकार से पहली पीढ़ी से लेकर फिफ्थ पीढ़ी तक किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हुआ है ये हम पढ़ेंगे। देखो, मशीन का डेवलपमेंट पढ़ना इसलिए जरूरी था कि मशीन का डेवलपमेंट कैसा है और मशीन के डेवलपमेंट के आधार पर कंप्यूटर का डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ है ये हम समझते थे। लेकिन अब हम समझेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। अगर कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करें तो उससे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों हुई। देखो, कंप्यूटर की आवश्यकता इसलिए हुई कि कंप्यूटर जो था वो एक उसकी जितने भी वैज्ञानिक थे या जितने भी उस पर काम करने वाले थे वो उसकी कार्य क्षमता को देखकर, उसकी विश्वसनीयता और उपयोगिता को देखकर कंप्यूटर की जो उद्देश्य को लेकर के आगे उसका डेवलपमेंट किया गया। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, कंप्यूटर क्या है कि जो भी वर्क था उस वर्क को, जो वर्क कई महीनों में कई सालों में होता था वो वर्क कई सेकंडों में पूर्ण कर देता था। तो इस वजह से कंप्यूटर की जो आवश्यकता थी वो पड़ी। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, मशीन को देखते हुए उस मशीन में सुधार करते हुए इस एक कंप्यूटर मशीन का भी आविष्कार किया और उस मशीन को धीरे धीरे डेवलपमेंट करके और जो आज का कंप्यूटर है उसका आविष्कार कर लिया। अब हम बात करें तो कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो लगभग जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी उस वर्ल्ड वॉर के दौरान ही कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसका विकास स्टार्ट हो गया था, कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट होती है। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी जो 1942 से लेकर 55 जनरेशन थी, जो 1939 से लेकर 45 जो वर्ल्ड वॉर का टाइम था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम, उसमें ही इस जनरेशन का जो बेस था वो तैयार हुआ था। और इसका बेस, जैसे कि हमने मशीन के बारे में पढ़ा था, उसका बेस जो है एनिक जो कंप्यूटर था, एनिक जो कंप्यूटर था उस वो कंप्यूटर इसका बेस बना था, यानी फर्स्ट जनरेशन का जो बेस कंप्यूटर था ये कंप्यूटर था। अब हम बात करें तो जो ये एनिक कंप्यूटर था वो एनिक कंप्यूटर क्या था, एनिक कंप्यूटर क्या है कि ये जो एनिक कंप्यूटर था, ये एनिक जो कंप्यूटर था वो एक ऐसा कंप्यूटर था जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और पहला डिजिटल कंप्यूटर भी कह सकते थे। इस कंप्यूटर में क्या होता था कि जो निर्वात नलिकाएं होती थी यानी वॉल्व जो वैक्यूम ट्यूब कहा जाता था, सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। ये सबसे बड़ी विशेषता है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की। तो वैक्यूम ट्यूब का जो इस्तेमाल एनिक कंप्यूटर में जो हुआ था उसमें अगर हम देखें तो एनिक कंप्यूटर की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो एनिक कंप्यूटर था, एनिक कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। उसके अलावा ये कम से कम 20 से 30 टन का कंप्यूटर था और इसका जो गहराव था वो 20 से लेकर 40 फुट स्क्वायर फुट के लगभग था, यानी एक होल जितना बड़ा था। और इसमें 10 से लेकर 15 आदमी लगभग काम करते थे। और इस जो कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब लगा करके ये सिस्टम बनाया गया था। और जो ये वैक्यूम ट्यूब थी, ये वैक्यूम ट्यूब क्या है कि बिजली खर्च ज़्यादा होती थी, इस वजह से ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। और बिजली जब ज़्यादा उपयोग में होती थी तो ये जो वैक्यूम ट्यूब थे वो बहुत ज़्यादा गर्म होते थे, जिस वजह से इन पर काम करना भी बड़ा दुष्कर था, यानी काफ़ी देर तक इस पर लगभग कंटिन्यू निरंतर काम नहीं कर सकते। यानी ये जो टाइम पीरियड था ये कंप्यूटर का एक बेस पीरियड था। इस बेस पीरियड में हम अगर बात करते हैं तो निर्वात ट्यूब का उपयोग हुआ था सबसे ज़्यादा। अब निर्वात वैक्यूम ट्यूब जो थी वो क्या थी, एक कांच की बनी हुई जो नलिका थी उसमें एक सर्किट होता था और इस सर्किट से 2 सर्किट निकले होते थे। ये कांच की नाजुक बनी हुई नलिका होती थी। ये लगभग ये समझ लो
एक बाल्टी जितनी बड़ी होती थी या उससे भी छोटी होती थी। तो ये जो वैक्यूम ट्यूब थी, पहले के कुछ रेडियो थे उसमें वैक्यूम ट्यूब लगी हुई है, जो पुराने समय के रेडियो उसमें वैक्यूम ट्यूब लगी हुई मिल जाती है, जो कांच के बल्ब के जैसी आकृति की थी। ये जो वैक्यूम ट्यूब होती थी ये निर्वात होती थी। ये वैक्यूम ट्यूब हम अगर देखें तो जो हमारी जो पुराने जो टीवी होती है, जो पुरानी टीवी है, उस टीवी में जो पिक्चर ट्यूब लगी होती है, CRT कैथोड रे जो ट्यूब है, डायोड, तो डायोड, ट्रायोड और टेट्रायोड इन चीज से बनी हुई ये ट्यूब होती है। इसमें नीचे जो पीछे पिक्चर ट्यूब होती है, उस ट्यूब में कांच की जो नलिका होती है, उस नलिका में इलेक्ट्रॉन जो वर्किंग करते हैं और उसी से पिक्चर बनती है। ये उस प्रकार की नलिका होती थी जो कि गर्म होती थी, उसी आधार पर ये काम करता था। अब हम बात करते हैं कि जो ये वैक्यूम ट्यूब थी, इस वैक्यूम ट्यूब के आधार पर जो कंप्यूटर बने थे, एडीवैक, एडवैक और एडसैक और बाइनैक और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक। ये जो कंप्यूटर थे, यूनिवैक कंप्यूटर जो था, इस कंप्यूटर का निर्माण अमेरिका की जो जनगणना करने के लिए 1951 में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया था। अमेरिका की जो जनगणना करनी थी, लोगों की जो गणना करनी थी, उस टाइम में इसका उपयोग किया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं तो ये जो कंप्यूटर था ये व्यापारिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया गया था और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसके बाद एलिमेंट के बारे में बात करें, यानी इसके भाग जो थे, यानी इसमें कौन से अवयव उपयोग में किए थे, इसके बारे में बात करें तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था, जिसके बारे में हमने पढ़ा। और इसके बाद इनपुट और आउटपुट बनाने के लिए इसमें एक मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया था, यानी एक मैग्नेटिक लैप किया हुआ एक ड्रम होता था, वो इसमें लगाया जाता और फीडिंग का काम किया जाता था। जो प्रोग्रामिंग भाषा जो होती थी, लैंग्वेज होती, मशीन लैंग्वेज, उसमें फीडिंग की जाती थी। और ये फीडिंग का काम क्या है, पंच कार्डों से होता था। यह पंच कार्ड क्या होता है, छेद की हुई कार्ड होते थे खूब सारे। जैसे कि हमने मशीनरी जो डेवलपमेंट में पढ़ा था, एक टेक्सटाइल इंजीनियर था, यानी एक फैक्ट्री का बुनकर था जैकार्ड। उस बुनकर ने 1801 में पंच कार्ड विधि का निर्माण किया था। उसी पंच कार्ड विधि पर चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का निर्माण किया था, यानी डाटा फीडिंग का काम उसी पंच कार्ड विधि पर होता था। तो ये पंच कार्ड की जो विधि थी, उसी विधि के आधार पर डाटा इनपुट का काम होता है। इसमें मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग हुआ। अब जो इसके बाद में हम बात करते हैं तो उसमें जो लैंग्वेज, जैसे यूजर जो निर्देश देता था, यानी यूजर किस प्रकार से डाटा इनपुट करता था, यानी आदेश देता था, कमांड देता था। तो कमांड से हम मतलब है कि हम जो आदेश देते हैं, उन कमांड्सों का जो समूह होता है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। जो प्रोग्राम लिखा जाता था उस कमांड्स को, उस प्रोग्रामिंग भाषा जो थी, जो लैंग्वेज थी, वो मशीनरी लैंग्वेज थी, जिसे 0 और 1 यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में डिवाइड, बाइनरी नंबर सिस्टम में वो लैंग्वेज होती है। ये मशीनरी लैंग्वेज ही असेंबली लैंग्वेज कही जाती थी, यानी कंप्यूटर को वर्किंग करने के लिए जो दी गई इंस्ट्रक्शन की जो लैंग्वेज थी, वो असेंबली लैंग्वेज और या 0 और 1 बाइनरी नंबर सिस्टम लैंग्वेज थी। इस नंबर सिस्टम लैंग्वेज के टाइम में डॉक्टर ग्रेस हॉपर नाम का एक वैज्ञानिक था, गणितज्ञ था, उसने फ्लोमैटिक नाम की एक लैंग्वेज का निर्माण किया था। उसने क्या किया था, फ्लोमैटिक नाम की एक लैंग्वेज का निर्माण किया था। इसके बाद में देखो, ये जो जनरेशन थी, इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। जो सेकंड जनरेशन थी, उस सेकंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन के बाद में अर्धचालक यंत्र की उपयोग हुआ। जो अर्धचालक यंत्र क्या था, यह 1947 में एक बेल लेबोरेटरी में विलियम शॉकलिन द्वारा बनाया गया एक ट्रांजिस्टर था, यानी यूएसए की जो अमेरिका की एक बेल लेबोरेटरी थी, उसमें विलियम शॉकलिन द्वारा बनाया गया ट्रांजिस्टर था। ये ट्रांजिस्टर क्या था,
ये ट्रांजिस्टर 3 फलक का एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा था, जो बाजरे के दाने जैसा एक ठोस पुर्जा था। यानी बाजरे के जो ठोस दाना होता है उसका पुर्जा था, या हम कह सकते हैं एक उड़द के दाने जितना पुर्जा था, छोटा सा। वो पुर्जा वैक्यूम ट्यूब की तुलना में, हजारों वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक ज्यादा विश्वसनीय कार्य करने में और सबसे ज्यादा कम ऊर्जा यूज करने में, सबसे ज्यादा कम ऊर्जा यूज करने में सबसे ज्यादा सक्षम था, और यह काम करने में सबसे तेज गति भी देता। यानी इसका ही एक डेवलपमेंट रूप था ट्रांजिस्टर। अब हम बात करें ट्रांजिस्टर के बारे में, तो हम बात करें तो ट्रांजिस्टर रेडियो और मिनी रेडियो जो पुराने समय में यूज करते थे, जो दूरदर्शन ये पुराने समय में यूज करते थे, जो आकाशवाणी जो केंद्र यानी ऑडियो सुनने के लिए, तो एक रेडियो जो था उसे हम ट्रांजिस्टर बोलते थे। यानी ये ट्रांजिस्टर एक छोटा सा उपकरण होता था जो कि 3 फलकों में होता था, 3 फलक PNP या NPP, NPN, यानी इन 3 फलकों के रूप में काम करता था। यानी ये ट्रांजिस्टर था, यह एक अर्धचालक एक उपकरण था छोटा सा, जो कि गर्म कम होता था। यानी इससे डेवलपमेंट यानी जो प्रोसेस करने की क्षमता थी वो तेज हो गई, और जिससे और इलेक्ट्रिक भी ये कम खाता था। यानी ये इसके कारण से ये जब आकार में छोटा हुआ तो इसके कारण से कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो गया और कंप्यूटर थोड़े सस्ते हो गए। यानी फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ये कंप्यूटर सस्ते हो गए, और साथ में इनकी जो कार्य क्षमता थी वो भी बढ़ गई। कार्य क्षमता बढ़ने के साथ साथ इनकी कार्य क्षमता तो बढ़ी, इनके साथ साथ इस पीढ़ी के टाइम में यानी इस समय में, यानी जो एग्जाम्पल कंप्यूटर जो उपयोग में हुए या कंप्यूटर बने वो थे IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी थी, उसने कंप्यूटर का उत्पादन किया, और उन्होंने कंप्यूटर 1401, IBM 1401, IBM 1602, IBM 7094 और CDC 3600 और यूनिवैक 110 नामक कंप्यूटर का आविष्कार किया। जो यूनिवैक कंप्यूटर था वो एकर्ड और मुचली नामक वैज्ञानिक ने मिलकर बनाया था, और इसी के साथ साथ जो वैज्ञानिक थे जैसे गोल्डस्टीन, इन वैज्ञानिकों ने मिलकर इन कंप्यूटर का डेवलपमेंट धीरे धीरे डेवलपमेंट किया। और इसी टाइम में कि जो कंप्यूटर में उपयोग होने वाले अवयव थे वो क्या थे, एलिमेंट्स की बात करें तो इस समय ट्रांजिस्टर का यूज होने लग गया, जो एक छोटा सा पुंजी था और उसकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा विकसित होगी और वो स्पेस भी कम घेरता था। इस वजह से कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया और इस समय कंप्यूटर का उपयोग भी बढ़ने लगा। इसके बाद में हम बात करें स्टोरेज क्या है। स्टोरेज का जो फॉर्मूला था, जो मैग्नेटिक ड्रम था उसकी जगह टेप और डिस्क ने ले लिया। और टेप और डिस्क क्या होती थी इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम बाद में लेंगे। टेप और डिस्क हम जो गाने सुनने के लिए पहले टेप का उपयोग करते थे, जिसमें एक रील लगी हुई थी, चुंबकीय टेप लगी हुई, एक ब्लैक कलर की रील लपेटी हुई थी जो VCR और वीडियो बनाने के लिए भी यूज में आती थी। और डिस्क एक चुंबकीय एक टेप होती थी जैसे फ्लॉपी डिस्क होती है, उस टेप का उपयोग होने लग गया। इसकी स्टोरेज क्षमता कम थी लेकिन फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ज़्यादा थी। इसके बाद हम बात करें तो सॉफ्टवेयर की, इस समय हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग होने लग गया और हाई लेवल लैंग्वेज में बेसिक और फोरट्रॉन और कोबोल लैंग्वेज का उपयोग हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज में जो सेकंड जनरेशन है उस समय फोरट्रॉन और कोबोल लैंग्वेज का उपयोग हुआ। फोरट्रॉन लैंग्वेज जो लैंग्वेज थी वो फाइल ट्रांसलेट, और कोबोल लैंग्वेज आपके कॉमन ऑप्टिमाइज इस प्रकार की लैंग्वेज थी। और 1962 इसका उपयोग, इस समय उपयोग क्या हुआ, 1962 में IBM जो कंपनी थी, IBM कंपनी थी, उस कंपनी ने अमेरिका में यानी एक अमेरिका एयरलाइंस जो कंपनी थी, अमेरिका में एक अमेरिका एयरलाइंस कंपनी थी, उसने इस कंप्यूटर का उपयोग जो यात्री पंजीकरण थे, एयरलाइंस यात्री पंजीकरण थे, उन पंजीकरण करने के आरक्षण प्रणाली के उपयोग में लिया, यानी यात्रियों का आरक्षण प्रणाली के उपयोग में लेना प्रारंभ कर दिया।
इसके अलावा इसके साथ साथ इसमें व्यापारिक क्षेत्र में भी उपयोग हुआ, जिसमें वेतन का लेखा जोखा है, लेखांकन है, ये इसमें उपयोग में होने लग गया था। इसके बाद में इसी समय ही अमेरिका ने जो टेलस्टार नाम का एक संचार उपग्रह भेजा था, जो कि एक संचार साधन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय भी इस कंप्यूटर का उपयोग सबसे ज़्यादा होने लगा। अब हम बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन की, यानी जो थर्ड जनरेशन थी, इस जनरेशन के बाद में 1965 से लेकर 1970 तक, अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन। 1965 से लेकर 1970 तक जो जनरेशन चली थी वो थर्ड जनरेशन थी। देखो इसमें हम अगर बात करें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में अगर बात करें, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, इसके बाद में सेकंड में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, और उसी ट्रांजिस्टर के बाद में यहाँ पे एक अर्धचालक युक्ति चिप का उपयोग हुआ, यानी जिसमें हमने नाम दिया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इस चिप का क्या नाम दिया? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी एकीकृत परिपथ। यानी एक सर्किट होता था छोटा सा, ये एक सिलिकॉन से बनी हुई चिप होती थी, जिस पर चारों ओर तार लगे होते थे। ये सिलिकॉन की जो चिप थी, ये प्रोसेसर की आगे चलकर प्रोसेसर का एक आधार बनी, यानी जिसने माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करवाया था। इस चिप का आधार पर माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण था। ये सिलिकॉन की बनी हुई थी, जो कि धात्विक ऑक्साइड का एक मिश्रण था। धात्विक ऑक्साइड का एक मिश्रण था, धात्विक ऑक्साइड की थी। इस चिप का जो आधार था, वो आधार क्या था? पहले हम चिप के बारे में बात करें तो ये ट्रांजिस्टर का, यानी हजारों ट्रांजिस्टर का एक समूह के रूप में, यानी हजारों ट्रांजिस्टर का समूह, यानी छोटा सा सर्किट था। उन समूह का एक छोटा सर्किट था, जो सिलिकॉन का बना हुआ एक पुर्जा था। और इसी पुर्जे के आधार पर, इसी परिपथ के आधार पर आज की जो छोटी छोटी जो सिम होती है या मेमोरी कार्ड होता है, उस पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उस सर्किट को बनाना संभव हो सका। उस सर्किट को हम उस पर डेवलप करना संभव हो सकता है इसी चिप के आधार पर। और ये जो चिप थी, ये 1958 में जैक किलवी एक नाम का वैज्ञानिक था, जो उस जैक किलवी वैज्ञानिक ने क्या किया था? जर्मेनियम धात्विक का एक चिप बनाई थी, जर्मनी धात्विक की ऐसी चिप बनाई थी। उसी चिप के आधार पर उसको 2000 में एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। और उस वैज्ञानिक की जर्मनी चिप के आधार पर रॉय नोबल ने, जर्मनी चिप के आधार पर रॉय नोबल एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने इस आईसी का निर्माण किया था। ये जो आईसी थी, इंटीग्रेटेड चिप, इस आईसी का निर्माण किया था। ये चिप जो थी, ये धात्विक ऑक्साइड की बनी थी। यह चिप ट्रांजिस्टर की तुलना में हजारों लाखों गुना अधिक कार्य क्षमता वाली थी, और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो उसकी आवश्यकता एकदम कम पड़ती थी। इस वजह से इसकी कार्य क्षमता में वृद्धि और इसके आकार में कमी होने के कारण कंप्यूटर का आकार छोटा होता रहा और उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो गई। और इसी वजह से जो नेक्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर है वो डेवलपमेंट हुए। और उन कंप्यूटर के डेवलपमेंट में क्या हुआ? उन कंप्यूटर का जो वर्किंग क्षेत्र था, वो वर्किंग क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा विस्तृत होने लग गया। अब हम बात करें तो इसमें एलिमेंट्स, यानी इसमें भाग कौन कौन से थे, यानी जो अभी इसमें उपयोग में लिए गए थे वो कौन से थे? देखो, इस जनरेशन का जो कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर में सबसे पहली बार ओएस सिस्टम यानी ओएस प्रोग्राम का उपयोग किया। ओएस सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया। अब हम समझे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, यानी एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे एक बस को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से एक, यानी जो कंप्यूटर है, जो एक बॉक्स बना हुआ है, यानी एक लोहे का बना हुआ डब्बा है मान के चलो, उस डब्बे को चलाने के लिए जो सिस्टम होता है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम इसमें पहली बार डाला गया। ये प्रोग्राम क्या करता था? यूजर और कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता था। यानी इस प्रोग्राम की सहायता से यूजर कंप्यूटर में दिशा निर्देश दे सकता था, यानी कमांड्स दे सकता था, और प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज थी उसकी मदद से वो कार्य कर सकता था।
अब हम बात करते हैं कि इसके बाद में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, जिसमें जो बेसिक लैंग्वेज थी, बेसिक लैंग्वेज का नाम बाइनरी, जो बेसिक लैंग्वेज बाइनर जो लैंग्वेज थी उसका आविष्कार हुआ। इस बेसिक लैंग्वेज के आविष्कार के कारण कंप्यूटर को जो प्रोग्रामर था वो आराम से थोड़ा वर्क करने में, यानी आराम से वर्क करने में उसको सहायता हुई। इसके बाद हम बात करें तो इसी समय में प्रथम मिनी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। जो प्रथम मिनी कंप्यूटर PDP-8 का आविष्कार हुआ था। ये प्रथम मिनी जो कंप्यूटर था, इसे प्रथम मिनी कंप्यूटर कह सकते थे। थर्ड जनरेशन में एक कंपनी थी जिसका नाम था DEC, ठीक है, डिजिटल ऑक्यूपमेंट कॉरपोरेशन। डिजिटल ऑक्यूपमेंट कॉरपोरेशन कंपनी थी जिन्होंने PDP नाम का एक कंप्यूटर बनाया था। ये कंप्यूटर आगे चलकर इसका उपयोग बहुत, ये प्रचलन में बहुत हुआ, प्रचलन में बहुत बड़ा, यानी इसका उपयोग ये प्रसिद्ध भी हुआ। और इसके बाद में इसी कंप्यूटर में उपयोग करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई थी, यानी इसी समय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए गए थे। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम तो था ही, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करने के लिए जो सॉफ्टवेयर थे अलग अलग वर्क के लिए, एक पर्सनल यूज के लिए जो पर्सनल वर्किंग एरिया के लिए जो बनाए गए सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास हुआ। उस समय पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर था, जो वर्ड स्टार ऐसे, यानी वर्ड प्रोसेसर क्या है, वर्ड पर कार्य करने के लिए एक सॉफ्टवेयर था। यानी यहाँ पर टाइपिंग संबंधी काम होता है, जो बुक टाइपिंग संबंधी या वर्डिंग टाइपिंग संबंधी जो काम होता, वर्ड छोटे बड़े करना है, बोल्ड इटैलिक करना, जो हम अभी वर्ड MS वर्ड में जो काम करते हैं, उस समय का यह सबसे पुराना सॉफ्टवेयर था जो नोटपैड की तरह था। तो ये सॉफ्टवेयर का उपयोग हुआ। इसी समय एक अभी IBM कंपनी जो थी, जो पहले ये सबसे ज़्यादा जानी मानी और सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी कंपनी है, उस कंपनी उस समय में इसने इस मशीन का निर्माण किया जिसे MTST मशीन दिया। MTST नाम की एक मशीन का निर्माण किया जो टाइपिंग करने के लिए काम में आई। ये मैग्नेटिक टाइप सिम्युलेटिक टाइपराइटर जो था, उस मशीन का निर्माण किया था। इसके बाद में हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन, और फोर्थ जनरेशन की हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन पूरी थर्ड जनरेशन पर डिपेंडेंट थी। देखो, हम जब थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो थर्ड जनरेशन में जो IC थी, यानी एकीकृत परिपथ था, इसे लघु पारस एकीकृत परिपथ कहते हैं। लघु पारस एकीकृत परिपथ का मतलब है कि ये जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेटिव सर्किट था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इस सर्किट में 10 से 12 ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था और ये 1 से 1.5 इंच जितना बड़ा होता था। अब इसके बाद में हम बात करें तो इसके बाद में डेवलप होकर के ये जो IC थी, ये समझ लो कि 1 इंच का ही चौथाई रूप रह गया था। अब ये 1 इंच का जो चौथाई रूप था, ये IC जो सिलिकॉन की बनी IC थी, ये जो एकीकृत परिपथ था, वो स्मॉल के बाद में मध्य पारस एकीकृत परिपथ बना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके मध्य पारस एकीकृत परिपथ बना। उसे हम मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये मीडियम स्केल था। इसके बाद लार्ज स्केल बना। अब मीडियम स्केल में क्या था, मीडियम स्केल में 100 ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा, यानी उसकी कैपेसिटी और बढ़ गई। इसके बाद में जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट था, यानी ये IC थी, इसमें 30,000 ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा, यानी जो स्केल था वो वेरी लार्ज, बहुत लार्ज हो गया। यानी इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग मतलब है कि उनकी कैपेसिटी, उस IC की जो कैपेसिटी थी, यानी धीरे धीरे यहां से जो लघु से मध्य से लार्ज, मध्य और मध्य से लार्ज, तो मीडियम से लार्ज जो सर्किट था, उस सर्किट में 30,000 ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी हो गई। तो 30,000 ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी होने के कारण जो ये IC थी, उसका जो स्पेस, यानी IC का जो स्पेस, कहने का मतलब है IC की जो साइज था वो बहुत स्मॉल हो गया। बल्कि ये मानो कि एक नाखून की जो
अंगुली का नाखून होता है, उस नाखून के आकार का इसका साइज हो गया था। और इस साइज में कैपेसिटी बढ़ गई थी, इसकी जो कार्य प्रणाली थी, कार्य क्षमता थी, वो एकदम बहुत ज़्यादा विस्तृत यानी बड़ी हो गई थी। और इसकी जो साइज था वो कम हो गया, और इसमें जो ये गर्म होने का सिस्टम जो था, यानी जो वैक्यूम ट्यूब में जो गर्म होता था फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, वो भी कम हो गया। इस वजह से कंप्यूटर का आकार धीरे धीरे छोटा हो गया। इसी समय हम बात करें तो जो मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और जो माइक्रो कंप्यूटर, ये आविष्कार होने लगे थे, क्योंकि इस साइज की वजह से जो ये लार्ज स्केल की जो इंटीग्रेटेड सर्किट था, यानी जो ये प्रोसेसर था, उसी समय इस प्रोसेसर का निर्माण हुआ। अब इस सर्किट के आधार पर हम बात करें तो इस सर्किट के आधार पर ही आगे चलकर क्या हुआ, मार्शल हाफ ने सीपीयू जो प्रणाली थी, मार्शल हाफ एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने सीपीयू प्रणाली को 1970 में क्या है 1970 के दौरान में उसने एक सीपीयू प्रणाली को एक प्रोसेसर में तब्दील कर दिया, यानी एक प्रोसेसर का डेवलपमेंट कर दिया। उस प्रोसेसर का विकास किया और उस प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। ये जो था 4th जनरेशन में, ये प्रोसेसर दुनिया का सबसे पहला प्रोसेसर था, इंटेल 4004, यानी 4004 इंटेल नाम का प्रोसेसर था। ये इंटेल जो कंपनी थी, इन्होंने ही आगे चलकर जितने भी प्रोसेसर बनाए, आगे चलकर इन्होंने डेवलपमेंट किया था। और इसी समय ही 1975 में एक कंपनी थी MITS कंपनी थी। इस कंपनी ने एक एल्टेयर नाम का कंप्यूटर बनाया था। एल्टेयर नाम का कंप्यूटर 8800 यानी 8800। एल्टेयर 8800 नाम का एक कंप्यूटर बनाया था, जिसमें पहली बार इंटेल का एक प्रोसेसर का उपयोग हुआ, जो 8 बीट का प्रोसेसर था, जिसका नाम था इंटेल 8080, यानी पहला प्रोसेसर उपयोग हुआ जो पहले कंप्यूटर में, वो था इंटेल 8080। ये इंटेल का जो प्रोसेसर था, इसके उपयोग होने के बाद में इसी कंपनी ने क्या किया, इसी कंपनी ने 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक जो स्टूडेंट्स था, जिसका नाम आप जानते होंगे, बिल गेट्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था बिल गेट्स, उसको पहली बार इस कंप्यूटर के लिए एक बेसिक भाषा को बनाने का अनुबंध किया, यानी एक बेसिक लैंग्वेज यानी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने का अनुबंध किया। और उसने इसके लिए एक बेसिक लैंग्वेज भी बनाई और उसमें वो सफल भी हो गया। और उसी ने आगे चलकर बिल गेट्स और एलन, यानी 1975 में, नवंबर 1975 के करीब, उसी बिल गेट्स से जो था स्टूडेंट, उसने एलन के साथ मिलकर एक और अपने भागीदार के साथ है, एलन के साथ मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया, जिसे IBM कंपनी कहा। यह IBM जो कंपनी थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो IBM कंपनी थी, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। ये इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कह सकते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी। इस सॉफ्टवेयर कंपनी ने क्या किया, आगे चलकर एक पीसी का निर्माण किया, जो कि IBM PC के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस पीसी में इसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ 1981 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ में कई अन्य सॉफ्टवेयर की भी डेवलपमेंट किया। ये एक कंपनी थी जो IBM, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी थी। बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का इतना ज़्यादा विस्तार किया कि ये कंपनी सबसे ज़्यादा आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। और इस कंपनी के थ्रू ही जितने भी सॉफ्टवेयर बने थे, इस कंपनी तो जैसे वर्ड है, एक्सेल है, या डाटाबेस के जो भी सॉफ्टवेयर थे, इसके अलावा कई हम लैंग्वेज थी, फोटोन है, बेसिक है, कबूल है, ये लैंग्वेज भी इसने डेवलपमेंट की और उसका एक नए वर्जन भी इसने आगे चलकर देता रहा। इसके बाद में इस जो जनरेशन थी, इस जनरेशन में हमने बात की, इस जनरेशन के बाद में हम एलिमेंट्स के बारे में बात करें, यानी इसके अवयव जो थे, वो अवयव में बात करें तो इसमें पहले नंबर इसमें यूज क्या था, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, यानी वेरी लार्ज, यानी बहुत बड़ी, वेरी लार्ज
लार्ज स्केल की इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग हुआ, यानी प्रोसेसर का उपयोग हुआ, बहुत ही छोटे छोटे प्रोसेसर का उपयोग हुआ। इसके बाद में सेमी कंडेंसर एक इंटरनल मेमोरी का उपयोग हुआ, जिसमें मैग्नेटियम ड्रम इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई मेमोरी की। इसके बाद में साथ साथ थर्ड जो सॉफ्टवेयर थे उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ, यानी नए नए सॉफ्टवेयर, हर वर्किंग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का इम्प्रूवमेंट हुआ और वर्किंग के लिए नए नए सॉफ्टवेयर आए। और साथ साथ में जो सॉफ्टवेयर थे और जो ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो भी डेवलपमेंट हुआ। तो इसके बाद में हम बात करेंगे जो 95 है, यानी इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन के बारे में हम बात करें तो हम फोर्थ जनरेशन के बाद में अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करें, देखो ये फिफ्थ जनरेशन जो है वो 1995 से लेकर लगातार चल रही है, यानी जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने, और हम क्या देख रहे हैं, कंप्यूटर में बहुत सारी ऐसी इन्वेंशन हुई है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो फोर्थ जनरेशन में जो प्रोसेसर की बात हुई, इंटेल प्रोसेसर था, उसका डेवलपमेंट हुआ। और प्रोसेसर के डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें जो था उसमें वेरी लार्ज था, इसमें हम कर ले अल्ट्रा लार्ज, यानी उससे भी बहुत कहीं अधिक सोच नहीं सकते, इतने अधिक बड़े प्रोसेसर यानी इतने कैपेसिटी वाले प्रोसेसर की निर्माण हो चुका था, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण हो गया था। जो कि आज के टाइम में हम बात करें तो ऐसे ऐसे सिस्टम्स में यूज किया जाता है जो एक ये समझ लो कि चमत्कार है, एक चमत्कार का एक प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम बात करें आज के जो कंप्यूटर या आज के जो जितने भी डेवलपमेंट जो है प्रोडक्ट हैं, मशीन है, उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करें तो आता है रोबोट्स। यानी जो रोबोट हैं, रोबोट जो बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, वो ऐसे रोबोट्स बना दिए हैं जो किसी भी काम को करने में सक्षम है, कार चलाने में, ड्राइविंग करने में, या ऑपरेशन करने में, या किसी को टीचिंग करवाने में या पढ़ने में। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ गई है कि उस कंप्यूटर या उस रोबोट में कृत्रिम बुद्धि डालने का भी प्रयत्न कर चुके हैं, यानी इमोशन भी होगा और उसकी सोचने समझने की क्षमता भी होगी। हमने जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कंप्यूटर की सीमाओं के बारे में, कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में बात की थी। विशेषताएं बहुत है लेकिन सीमाओं के बारे में बात की थी, कंप्यूटर सोच समझ नहीं सकता। तो आज के टाइम में क्या है, कंप्यूटर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कंप्यूटर खुद सोच सकता है और खुद अपनी बुद्धि से कार्य कर सकता है। तो इसमें हम बात करें तो नेटवर्किंग, यानी पहला कि कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया गया है, यानी नेटवर्किंग का एक प्रकार से जाल बना दिया गया है, जिसमें क्या कर सकते हैं, डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, हम विजुअली टॉकिंग कर सकते हैं। आज के टाइम में आप कंप्यूटर देखते हो, यानी एकदम से, यानी फोर्थ जनरेशन के बाद में कंप्यूटर एकदम विस्मयकारी बढ़ गया है, एकदम डेवलपमेंट हो गया है। और इसके बाद में आकार की बात करें तो पाम टॉप है, लैपटॉप है, यानी ऐसी छोटी आपका एक कंप्यूटर जो है, सर्किट है, कंप्यूटर यंत्र है, वो आपके पॉकेट में भी आ सकता है, यानी इतना छोटा है कि आपके पॉकेट में भी आ सकता है। यहाँ तक कि विजुअल कंप्यूटर भी निर्माण हो गए हैं जो कि केवल विजुअल तौर पर भी उसको वर्क किया जा सकता है, यानी एक घड़ी है, उस घड़ी के सर्किट में भी कंप्यूटर आपके आ सकता है, जो कि हम मोबाइल वॉच भी हम देखते हैं, वो क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसमें आप सुनने, समझने और ऑडियो वीडियो सारा काम कर सकते हो, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग कैलकुलेशन का काम तो बहुत है, वो तो है ही, उसके अलावा भी आप काम कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करें तो इंटरनेट, अब कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क से जुड़ गया है, साथ साथ में इंटरनेट से भी जुड़ गया है, यानी जितना भी विश्व है वो एक समूह के रूप में हो गया, यानी कुछ भी हम यहाँ से वहाँ से यहाँ सेंड कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं और उस पर विश्लेषण भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम मल्टीमीडिया की बात करें तो जो कंप्यूटर है वो मल्टीमीडिया का ऑडियो, वीडियो, विजुअल जो भी है, या फिल्म्स बनाना है, या कोई हम बात करें
तो कंप्यूटर का क्षेत्र जो इतना विस्तृत हो गया है, जैसे ऑपरेशन है, शिक्षा के क्षेत्र में है, या मल्टीमीडिया के क्षेत्र है, या टीचिंग के क्षेत्र में है, या मान सकते हैं कि हम अनुसंधान के क्षेत्र में है, या मौसम विभाग के क्षेत्र में है, या कोई गणना करनी है उसके क्षेत्र में है, या मान लो कोई लॉन्चिंग करना है या प्रोडक्ट बनाना है बेकिंग के क्षेत्र में है, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में। तो इन क्षेत्र में क्या है, कंप्यूटर इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि हर क्षेत्र में वो क्रियाशील हो गया है और मनुष्य से ज़्यादा कार्य क्षमता होगी उसकी। इसके बाद में हम बात करें तो उस जो कंप्यूटर है उसकी जो कार्य क्षमता तो बड़ी है। क्यों बड़ी है? कि उसके जो सॉफ्टवेयर हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वो भी उसके आधार पर डेवलपमेंट होते हैं। हर प्रकार का, हर तरीके का जो वर्क है उस तरीके का सॉफ्टवेयर आता है। जैसे अगर मेडिकल शॉप है तो मेडिकल शॉप के हिसाब से सॉफ्टवेयर है। अगर कोई अस्पताल का, जैसे मान लो कोई काउंटर है तो उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर है, या होटल मैनेजमेंट का तो उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर है, या स्कूल मैनेजमेंट का तो उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर है। तो हर क्षेत्र में कंप्यूटर क्या है, आगे बढ़ा है। और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब कंप्यूटर खुद ड्राइव करेगा। अभी इन दिस टाइम, यानी इस समय तो कंप्यूटर क्या है, एक आपका केवल सेवक है, यानी आपके कहे अनुसार काम करता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो आपके न कहे अनुसार भी कंप्यूटर काम करने लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने फर्स्ट से लेकर यानी 5th जनरेशन तक हमने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ी। इसके अलावा भी आप रीडिंग करें और उसमें भी कुछ आपको टॉपिक मिलेंगे, इसमें से खूब सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये टॉपिक बड़ा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ये सारा जितना भी मैटर है वो आपको एक ही वीडियो में डालने का प्रयत्न किया है, तो बार बार अलग लिंक मिले। थैंक यू। आप पढ़ें और ढंग से इस वीडियो को देखें, पूरा देखें।